मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 8वीं की बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का विषय भूगोल, और भूगोल में आज हम देखेंगे बच्चों नवा पाठ मानचित्र मापनी। इस मानचित्र मापनी भाग 1 की बात करेंगे, यानी बच्चों मैप स्केल की बात करेंगे। मैप स्केल पार्ट 1 की बात करेंगे। इस बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर जरा ध्यान से आप चित्र देखिए, और बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से आप देखिए, आपको एक व्यक्ति चित्र निकालता हुआ, चित्र बनाता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताना चाहेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। राइट, जरा ध्यान से देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। अगर बात करें जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये चित्र जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको इस 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और झोपड़ी एक दिखाई दे रही है। राइट, और यहाँ आपको समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इस चित्र को देखिए। यह व्यक्ति इस अगर बड़े चित्र को किस तरह से बच्चों देखिए इस चित्र में, यानी यहाँ पर जो तैयार कर रहा है, कागज पर चित्र बना रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए। तो चले, चित्रकार द्वारा हाथ में विशिष्ट पद्धति से शीश पकड़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चित्रकार देखिए ध्यान से, तो विशिष्ट पद्धति से शीश पकड़ने के पीछे इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि इस बच्चों चित्र प्रामाणिक रूप से बन सके, तो इसलिए चित्रकार द्वारा इस पद्धति से शीश पकड़ा गया है। इतना बड़ा दृश्य कागज के एक भाग पर कैसे लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा चित्र, और आप देखेंगे इस बच्चों वैसा ही चित्र लेकिन छोटे रूप पर इस पेपर पर जो दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए कि आखिर में इतना बड़ा चित्र एक छोटे से कागज पर कैसे लिया होगा। तो बच्चों इसको समझ सकते हैं कि इसके लिए चित्रकार ने योग्य प्रमाण में इस चित्र को, अर्थात जो चित्र यहाँ पर कागज पर पेपर पर बना रहा है, उसको कम करके लिया होगा। और बच्चों एक प्रश्न और आपके मन में उठेगा कि विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर कैसे देखे जा सकते हैं। यस बच्चों, तो विश्व के सभी देशों की बात करें तो यस, आप विश्व के सभी देश अगर देखें तो यस मानचित्र पर आप देख सकते हैं। ये पूरे विश्व का मानचित्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यस ये विद्यार्थियों के द्वारा देखा जा रहा है। तो यस देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त दोनों चित्रों की बात करें, यानी इस चित्र की बात करें और इस चित्र की बात करें, तो उपर्युक्त दोनों चित्रों में समान कड़ी क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोनों ही चित्रों में जमीन पर के जो प्रत्यक्ष अंतर हैं उनको योग्य प्रमाण में कम करके दिखाया गया है। इस बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ पर जो विश्व को दिख रहा है, पूरे विश्व के मानचित्र को यहाँ पर दिखाया गया है इस पेपर पर। तो बच्चों पूरा विश्व, पूरी दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको योग्य प्रमाण में कम करके दिखाया गया है। जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र में चित्रकार ने जिस तरह से दिखाया है, और बच्चों उसी तरह से पूरे विश्व को जो है इस मानचित्र में किस तरह से दिखाया गया है। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोब तो आपने सुना ही है, भूगोलक आपने सुना ही है, और यस बच्चों पृथ्वी का स्वरूप कुछ इस तरह से है, और यहाँ जो भूगोलक है, ग्लोब है, इस पे भी विश्व बना हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। मानचित्र तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो यस बच्चों, अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। बच्चों जैसे अगर मानचित्र, यस अगर हम कहें घर का मानचित्र बनाना हो, जिस क्षेत्र में जहाँ पे आप रहते हैं उसका मानचित्र बनाना हो, या बच्चों अगर
विश्व के मानचित्र की बात करें या किसी क्षेत्र विशेष में रहते वहाँ के मानचित्र की बात करें, तो बच्चों इसके लिए सहारा लेना पड़ता है बच्चों सर्वेक्षण का। और इसके लिए बच्चों कई विधियां हैं, जिन विधियों की हम बात करेंगे कि मानचित्र किस विधि से, किस पद्धति से कैसे तैयार किया जाता है, इस पाठ में हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो बच्चों उसमें विशिष्ट प्रकार से एक पैमाना तैयार किया जाता है। तो मानचित्र तैयार करने के लिए पैमाना तैयार किया जाता है। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मानचित्र की बात करें तो ये पैमाने पर बनाया गया मानचित्र है, ये स्केल पर बनाया गया है। इसको हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। इस पैमाने के आधार पर मानचित्र तैयार कर पृथ्वी अथवा उसके किसी भी भाग के लिए मानचित्र बनाया जा सकता है। इस बच्चों पैमाने के आधार पर विश्व के किसी भी हिस्से की अगर बात करें, किसी द्वीप महाद्वीप की बात करें, किसी गांव जिले की बात करें, इस बच्चे तो पैमाने के आधार पर मानचित्र तैयार करना, यानी चाहे पृथ्वी का मानचित्र तैयार करना हो या उसके किसी भाग के लिए मानचित्र बनाना हो तो उसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए बच्चों आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जरा ध्यान से इस चित्र को एक बार फिर से देखिए। तो बच्चों चित्रकार दृश्य का अनुमान करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनकी हमने बात की। सबसे पहले चित्रकार सामने जिस बच्चों दिखाई देने वाले दृश्य के आकार का अनुमान लगाता है। तो चित्रकार चित्र किस तरह से बनाता है, तो सबसे पहले सामने दिखाई देने वाले दृश्य के आकार का अनुमान लगाता है। इस बच्चों इसके बाद क्या करता है, उसके बाद कागज पर ढांचा तैयार करता है। इस कागज पर ढांचा तैयार करता है और चित्र और दृश्य में अनुपात दिखने के लिए चित्रकार ऐसा करता है। यानी ये जो चित्र दिखाई दे रहा है उसके सामने, यानी दृश्य दिखाई दे रहा है, जिस दृश्य का उसे चित्र तैयार करना है, तो सबसे पहले उसका ढांचा तैयार करता है और चित्र और दृश्य में अनुपात दिखाने के लिए चित्रकार ऐसा करता है। तो चलिए बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे मानचित्र का से क्या संबंध है। उसके लिए एक कृति दी गई है, तो जरा ध्यान से इस कृति के बारे में देखिए। विद्यार्थियों की ऊंचाई को नापना कृति है। देखिए विद्यार्थियों की ऊंचाई नापने के लिए पट्टी की सहायता से भूमि से ऊपर 180 सेंटीमीटर तक कक्षा की दीवार पर एक चिन्ह बना लो। तो चलिए बच्चों ये कृति दी गई है, ये कृति वर्ग में कक्षा में की जा सकती है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से निशान लगाया जा सकता है। यस, तो इस तरह से भूमि से ऊपर 180 सेंटीमीटर यहाँ पर निशान दीवार पर एक साइड जो है लगा लेना चाहिए। और इसके बाद क्या करना है, हर विद्यार्थी की ऊंचाई को नाप लेना है और इसके बाद निशान लगा लेना है। और उस दीवार की पृष्ठभूमि की सहायता से 5 के समूह बनाकर विद्यार्थियों के पूर्ण छायाचित्र लेना, यानी फोटो निकाल लेना है। इस 5-5 के समूह में जैसे विद्यार्थियों की संख्या हो इस तरह से कृति की जा सकती है। चलिए बच्चे इसके बाद क्या करना है, उस छायाचित्र की एक प्रति ले लेना है, यानी फोटो की बात हो रही है। और बच्चों तुम्हारे व तुम्हारे मित्र की ऊंचाई पट्टी की सहायता से नाप लेना है। इस बच्चों तो नापने के बाद तुम्हारी खुद की एवं मित्र की प्रत्यक्ष ऊंचाई एवं छायाचित्र में दिखने वाली ऊंचाई को दी गई तालिका के अनुसार, यहाँ पर बच्चों जैसे तालिका दी गई है, अब इस तालिका में भरना है और अनुपात की गणना करना है। ये जैसे बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है गोपाल की ऊंचाई। तो बच्चों अगर गोपाल की ऊंचाई की बात करें, मान लेते हैं गोपाल नाम का एक विद्यार्थी है और उसकी ऊंचाई जो है कि अनुपात का जो ऊंचाई के अनुपात की गणना यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या है और विद्यार्थी का नाम है। जैसे गोपाल की बात करें बच्चों, छाया चित्र में दिखने वाली ऊंचाई, जिस बच्चों छायाचित्र में जो अर्थात जो फोटो की हम बात कर रहे हैं, तो फोटो में अगर ये गोपाल है, इसकी ऊंचाई अगर ये बच्चों 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए क्योंकि फोटो की बात हो रही है, छायाचित्र की बात हो रही है, तो ये उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। लेकिन प्रत्यक्ष की ऊंचाई की अगर बात करें, प्रत्यक्ष ऊंचाई उसकी कितनी है, 130 सेंटीमीटर। तो गोपाल की प्रत्यक्ष ऊंचाई कितनी है, 130 सेंटीमीटर। लेकिन फोटो में उसकी जो ऊंचाई है ये उसे नापते हैं तो 10 सेंटीमीटर ही है। अब बच्चों अनुपात, यानी इस 10 सेंटीमीटर का 130 सेंटीमीटर से अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कितने का हो गया, 1:13।
1:13। ठीक है बच्चों, इसी तरह से प्रत्येक विद्यार्थियों का अनुपात ये निकालना है कि उसकी प्रत्यक्ष की जो ऊंचाई है, यहाँ पर जो निशान लगाए हैं, ये जैसे इस लड़की की ऊंचाई है तो जितनी इस लड़की की ऊंचाई है ये तो बच्चों यहाँ आसानी से मापी जा सकती है। तो कितनी इसकी ऊंचाई है यहाँ पे लिख लेना है। कहाँ पे? यहाँ पे प्रत्यक्ष ऊंचाई सेंटीमीटर में लिख लेना। जैसे गोपाल की 130 थी तो इस लड़की की ऊंचाई कितनी है वो लिख लेना है। इसके बाद इस फोटो में इसका जो, अगर फोटो की बात करें, फोटो में जैसे गोपाल 10 सेंटीमीटर, गोपाल की ऊंचाई फोटो में 10 सेंटीमीटर थी तो इसकी कितनी है। इस बच्चों तो इस तरह से इसे लिख लेना है और इन दोनों का इसके बाद अनुपात निकालना है। गोपाल का इस तरह से जैसे 1:13 आया था, तो इसी तरह से प्रत्येक विद्यार्थियों के इस बच्चों क्या निकाल लेने हैं, प्रत्यक्ष ऊंचाई कितनी है वो निकाल लेने हैं अगर 5-5 का समूह है, और इसके बाद छाया चित्र में कितना है, इसके बाद बच्चों अनुपात निकाल लेना है। तो इस कृति को बच्चों आपको स्वतः करने का प्रयास करना है। तो चलिए इस कृति को आप करेंगे तो इससे संबंधित आप तमाम चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रत्यक्ष ऊंचाई और जो फोटो में दी गई ऊंचाई है, यानी उसे आप मापेंगे तो आप देखेंगे अनुपात निकाल करके आपको समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों, तो उपरोक्त तालिका के अनुसार तुम्हें प्रत्यक्ष ऊंचाई एवं छाया चित्र में दिखाई देने वाले ऊंचाई में कितना अंतर है ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाई एक ही अनुपात में छाया चित्र में कम दिखाई दी है। ये यानी अनुपात जो निकल कर आएगा बच्चों, ये सब देखेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थियों की ऊंचाई एक ही अनुपात में छाया चित्र में कम दिखाई देती है। और मानचित्र मापनी के संबंध में भी यही निष्कर्ष लागू होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे और समझ पाएंगे कि जब हम स्केल की बात करते हैं, मानचित्र के स्केल की बात करते हैं, पैमाने की बात करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह का संबंध होता है जिसे हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। आइए बच्चों, हम समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी अथवा उसके कुछ निश्चित भागों की जानकारी हम मानचित्र अथवा भूगोलक की सहायता से ले सकते हैं। मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं मानचित्र की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है जो कि घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो चलिए बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। और बच्चों अगर हम विश्व की बात करें, तो बच्चों ये तो हम यूं कहें कि 3D के रूप में आप देख पा रहे हैं, और बच्चों ये 2D के रूप में अर्थात विश्व मानचित्र जिसे कहते हैं वो आप देख पा रहे हैं। द्विआयामी मानचित्र है, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। राइट। तो बच्चों मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है। तो बच्चों चूंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी जितनी बड़ी है, अगर उतना ही बड़ा मानचित्र बनाना हो तो उतना बड़ा पेपर कैसे संभव हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों इसके लिए? तो बच्चों मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है। यस। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो स्केल की बात हो रही है, मानचित्र की बात हो रही है, यस, उसको छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम ये समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ज्यामिति एवं गणितीय पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र की मापनी का यही उपयोग है। तो इसके बारे में चलिए हम और आगे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर कृति दी गई है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। साहिल और मीनल के गांव के बीच की प्रत्यक्ष दूरी 50 किलोमीटर है। राइट। तो ध्यान से देखिए, साहिल और मीनल के गांव के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। मीनल और प्रज्ञा के गांव की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। साहिल और प्रज्ञा के गांव में यह दूरी 60 किलोमीटर है। तो बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आकृति दी गई है 9.4 की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान से देखिए, मानचित्र की मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर ये दी गई है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ध्यान रखिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर नाद गांव, यहाँ पर बोर गांव, यहाँ पर पीपल गांव। तो आपको ये पता करना है, ये ज्ञात करना है, गणना करना है कि
कौन सा गांव किसका है। यानी साहिल, अगर आप देखिए कि साहिल और मीनल के गांव के बीच की दूरी 50 किलोमीटर। यस बच्चों, तो साहिल और मीनल की अगर बात करें तो बच्चों आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसको मेजरमेंट लेंगे, तो साहिल और मीनल की अगर बात करें तो साहिल और मीनल की बात करें बच्चों तो 50 किलोमीटर। तो आप मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आप फुल स्केल लेकर मापन पट्टी की मदद से आप देखेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक जब मेजरमेंट लेंगे तो आपको जो मेजरमेंट मिलेगा जैसे वो 50 सेंटीमीटर, अर्थात बच्चों ये यहाँ पे साहिल, यस, और बच्चों ये साहिल और यहाँ पे मीनल, यस। तो ये देखिए यहाँ पर साहिल और मीनल, ये हो गया 50 किलोमीटर। यानी बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पर 50 किलोमीटर की बात कही जा रही है। और मीनल और प्रज्ञा के गांव के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। तो मीनल और यहाँ पर है प्रज्ञा, और इसकी दूरी है बच्चों 20 किलोमीटर, राइट, ध्यान रखिए किलोमीटर में है ये। और इसके बाद कहा जा रहा है साहिल और प्रज्ञा, तो साहिल और प्रज्ञा के गांव की दूरी 60 किलोमीटर। तो इस बच्चों ये मेजरमेंट करेंगे तो आपको यहां से यहां तक 60 किलोमीटर। तो पूछा जा रहा है कि कौन किसका गांव है, ये आप समझ सकते हैं। तो बच्चों मीनल का गांव आप समझ सकते हैं नाथ गांव, प्रज्ञा का गांव बोर गांव, और साहिल का गांव पीपल गांव। इस तरह से आप समझ पाएंगे। तो बच्चों इस कृति को आप स्वतः करिए और देखिए, लिखिए, समझिए और प्रयास कीजिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। मानचित्र मापनी के द्वारा मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच के अंतर और उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की प्रत्यक्ष दूरी में परस्पर संबंध रखना पड़ता है। इस बच्चों तो मापनी की बात कर रहे हैं, स्केल की बात कर रहे हैं। मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इस बच्चों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अंतर और उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की प्रत्यक्ष दूरी पर, तो ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर बात हो रही है। जैसे बच्चों यहाँ पर जो स्केल दिया गया है, जैसे यहाँ पर स्केल दिया गया है, ये जरा ध्यान से देखिए, 0 से लेकर के 60 किलोमीटर, यानी बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर। कहने का मतलब बच्चों स्केल पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी दिखाई गई है वो मानचित्र में कितना रिप्रेजेंट करेगी, वो 60 किलोमीटर। यस बच्चों, अगर यहाँ से बात करें कहीं से भी मानचित्र में जो दिखाया जा रहा है, तो अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी की अगर बात करें, 1 सेंटीमीटर अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो ये बच्चों 1 सेंटीमीटर की दूरी आपको कितना रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान रखिए 60 किलोमीटर। ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी और मानचित्र दूरी का अनुपात ही मानचित्र की मापनी कही जाती है। सममित मानचित्र बनाने के लिए धरातल पर प्रत्यक्ष अंतर कितना है ये मालूम होना चाहिए। इस बच्चों सममित मानचित्र अगर बनाना है तो उसके लिए धरातल पर प्रत्यक्ष अंतर कितना है यह मालूम होना चाहिए। इसकी गणना सर्वेक्षण के समय होती है। दूरी के अनुसार उपयुक्त अनुपात का उपयोग कर मानचित्र तैयार किया जाता है। मानचित्र बनाने के बाद इस मापनी को मानचित्र पर दिखाना आवश्यक होता है। इस मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी समझना आसान हो जाता है। इस बच्चों तो मानचित्र पर जो स्केल दिखाई जाती है, इस तो मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित जो प्रत्यक्ष दूरी है, इससे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं मापने के प्रकार दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर। ये आप देखिए एक प्रकार का मानचित्र दिया हुआ है, मानचित्र पैमाना दिया है, स्केल दिया हुआ है। दूसरा देखिए 1 अनुपाते, यहाँ पर आप देखिए 60 लाख, इस बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 अनुपाते 60 लाख लिया हुआ है। ये भी मानचित्र पैमाने का एक प्रकार है। और तीसरा प्रकार ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस बच्चों इससे आपको पता चलता है पैमाने का, मानचित्र के पैमाने का पता चल जाता है। आइए बच्चों आगे समझने का प्रयास करेंगे। मानचित्र पर मापनी दिखाने की 3 विधियां हैं। इस बच्चों मानचित्र पर मापनी दिखाने की 3 विधियां हैं।
यस, देयर आर 3 ways टू एक्सप्रेसिंग द स्केल ऑन अ मैप। तो पहली विधि है बच्चों कथनात्मक मापनी, जिसे वर्बल स्केल कहा जाता है। तो यस बच्चों, पहली विधि है कथनात्मक मापनी, जिसे वर्बल स्केल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए मापनी के प्रकार में जो पहली विधि है 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर, इसे कहते हैं वर्बल स्केल कहते हैं। इसे कथनात्मक जो है मापनी कहा जाता है। और बच्चों दूसरा है अंक मापनी अथवा निरूपक भिन्न, जिसे न्यूमेरिकल स्केल कहा जाता है। और बच्चों ये देखिए जो 1:60 लाख दिया है, यस यही है बच्चों न्यूमेरिकल स्केल, इसे अंक मापनी अथवा निरूपक भिन्न कहा जाता है। और तीसरा होता है बच्चों आलेखी या ग्राफी मापनी, जिसे लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल कहा जाता है। और बच्चों ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो तीसरा प्रकार है आलेखी या ग्राफी मापनी, ये लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल। तो बच्चों इन तीनों अगर मानचित्र मापन की जो हम बात कर रहे हैं, स्केल की बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में विस्तार से हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं, अगले भाग में देखने वाले हैं। तो बच्चों आज हमने मानचित्र के बारे में, यानी मानचित्र के पैमाने के बारे में जो हम कर रहे हैं, यानी मानचित्र के स्केल के बारे में, मापनी के बारे में जो हम आज अध्ययन कर रहे थे, तो बच्चों हमने आज इसका केवल सामान्य परिचय सीखा है। पार्ट 2 में इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि कथनात्मक जो मापनी है वर्बल स्केल किस तरह से ज्ञात करते हैं, अंक मापनी या जो निरूपण जिसे न्यूमेरिकल स्केल कहते हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, और आलेख या ग्राफी मापनी अर्थात लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल के बारे में हम विस्तार से पार्ट 2 में जानने वाले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस बच्चों तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर जो है तीनों प्रकार की जो स्केल है यहाँ पर दिए गए हैं। इस बच्चों तो इनमें जो अंतर है इसके बारे में विस्तार से हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने मानचित्र मापनी के संदर्भ में जो अगर सामान्य जानकारियां हैं वो आपने प्राप्त कर लिया है। भाग 2 में आएंगे तो हम इसके बारे में और विस्तार से आगे जानने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों इस क्रम में अब हम अभ्यास कर लेते हैं। आइए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिया है, तो आपको पहचानना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। पृथ्वी अथवा उसके कुछ निश्चित भागों की जानकारी हम मानचित्र अथवा भूगोलक की सहायता से ले सकते हैं। तो याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? पृथ्वी अथवा उसके कुछ निश्चित भागों की जानकारी हम मानचित्र अथवा भूगोलक की सहायता से ले सकते हैं। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, ये हमने इसकी चर्चा की थी। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए अगला कथन देखते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों दूसरा कथन है, मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी हमने चर्चा की थी कि मानचित्र बनाना है तो मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी, इस बच्चों जैसे बच्चों धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी की बात करें, जैसे भारत का मानचित्र बनाना है, तो भारत का मानचित्र बच्चों, भारत तो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने इसकी चर्चा की थी। आप याद कीजिए कि अगर भारत का मानचित्र बनाना है तो जो प्रत्यक्ष दूरी है, धरातल की प्रत्यक्ष दूरी, उस पर अगर मानचित्र बनाना है, जैसे भारत का ही मानचित्र बनाना है, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यहाँ पर लिखा है मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी, तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है, ये कथन सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे, एक कथन और देखते हैं। तो चलिए बच्चों, सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। अगला कथन है, सममित मानचित्र बनाने के लिए धरातल पर प्रत्यक्ष अंतर कितना है यह मालूम होना चाहिए। याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। सममित मानचित्र बनाने के लिए धरातल पर प्रत्यक्ष अंतर कितना है यह मालूम होना चाहिए।
तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हुई थी। तो क्या यह कथन सत्य है? तो आपको याद आ गया होगा। यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। सममित मानचित्र बनाने के लिए धरातल पर प्रत्यक्ष अंतर कितना है, यह मालूम होना चाहिए। आज बच्चों कथन और देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या सत्य पहचानना है। मानचित्र मापनी द्वारा मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी को समझने में कोई आसानी नहीं होती है। तो बच्चों याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? कथन को फिर से सुनिए। मानचित्र मापनी द्वारा, यानी मानचित्र स्केल की बात हो रही है। मानचित्र मापनी द्वारा मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी को समझने में कोई आसानी नहीं होती है, ऐसा इस कथन में कहा गया है। तो क्या यह कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा, इसके बारे में चर्चा विस्तार से की थी। यस बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए आपका क्या उत्तर है, तैयारी कीजिए। ये कथन असत्य है। यानी बच्चों ऐसा कहा जा रहा है, मानचित्र मापनी द्वारा मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी को समझने में कोई आसानी नहीं होती, ऐसा इस कथन के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये कथन असत्य है। तो सत्य करके कैसे लिखेंगे बच्चों? मानचित्र मापनी द्वारा मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी को समझना आसान हो जाता है। यस बच्चों, तो आसानी से आप देख सकते हैं, मानचित्र मापनी द्वारा मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी को समझना आसान हो जाता है। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में हमने उदाहरण देखा था, महाराष्ट्र के मानचित्र के संदर्भ में हमने देखा था। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक यानी पार्ट 1 में मानचित्र मापने की बात कर रहे हैं, यानी जो मैप स्केल की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 आपने समझ लिया होगा। और बच्चों पार्ट 2 में विस्तार से हम आएंगे। तो विस्तार से हम बच्चों यस जो मैप स्केल के प्रकार हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, तथा बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे कि आलेखी मापनी का क्या महत्व होता है। ये हम पार्ट 2 में विस्तार से देखेंगे, तथा हम देखेंगे कि बृहद मापनी एवं लघु मापनी, इस बच्चों से हम समझने का प्रयास करेंगे, पार्ट 2 में विस्तार से देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।